92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ आजम कादरी की लिखी कहानी ख्यालों के ठीक आमने सामने, बिना किसी एड ब्रेक के। एक लंबा सफर हो और मिल जाए बगल वाली सीट पे सुंदर सी लड़की का साथ, क्यों? ख्याल अच्छा है ना? मैंने तो कम से कम ऐसी अपेक्षाओं, उम्मीदों, आशंकाओं वगैरह वगैरह का दामन ही छोड़ दिया था, क्योंकि मेरी 28 साल जिंदगी की यात्राओं में ऐसा करिश्माई दिन कभी नहीं घटा। अब तो मुझे दोस्तों के द्वारा बताई गई कहानियां या तो झूठी लगने लगी थी या फिर उनकी किस्मत से जलन होने लगी थी। लेकिन कहते हैं ना कि हर किसी का दिन आता है, तो आज का दिन शायद मेरे लिए लिखा गया था। याद शहर से बहुत दूर मुझको फोटोग्राफर की हैसियत से अपने सुपर सीनियर सन की बॉस यानी मिस्टर अरोड़ा के साथ याद शहर से बहुत दूर लेह लद्दाख की सुंदर वादियों में वहां पे आए एवलांच की रिपोर्टिंग करने के लिए जाना था। कोई गर्म जैकेट वैकेट रखी या अपने इस फैंसी स्वेटर में हीरो गर्दी झाड़ोगे? देखो अरुण, हम काम करने जा रहे हैं, बीमार पड़ने नहीं। अभी तो एयरपोर्ट के लिए टैक्सी चली भी नहीं थी कि मेरे बॉस ने हमेशा की तरह अपनी बुजुर्गानी हिदायतें देनी शुरू कर दी। फिलहाल तो स्वेटर ही खरीदा है सर। मैं सोच रहा हूँ कि जब हम पहाड़ों पे जा ही रहे हैं तो क्यों ना वहीं से खरीदारी कर ली जाए, वहां तो वुलन अच्छा मिलता होगा ना। मेरा जवाब सुन के मिस्टर अरोड़ा फिर से पिनक गए। अरे काम करोगे या फिर शॉपिंग करते फिरोगे? बॉस ने अपने दो टूक जवाब से अरुण को यह चेता दिया था कि मौज मस्ती का शायद वो उसको वक्त नहीं देगा। लद्दाख की सुंदर वादियों में अलमस्त होके घूमने का सपना कार के शीशे की तरह, किसी टूटे हुए कांच की तरह छोटे छोटे हिस्सों में चटकने लगा। एयरपोर्ट पर चेकिंग कराते वक्त मेरी नजर लेडीज काउंटर पर खड़ी एक लड़की पे पड़ी। काले रंग की फैंसी जैकेट पहने उस लड़की ने कश्मीरी भाषा में लेडीज पुलिस ऑफिसर से कुछ कहा, फिर हौले से हंस दी। गहरे भूरे रंग की लिपस्टिक के बीच मोतियों से चमकती उसकी मदमस्त हंसी ने उसके गुलाबी गालों पर 2 गड्ढे बना दिए थे। गोरी उंगलियों पर चमकती गहरे भूरे रंग की नेल पॉलिश अपने हैंडबैग को खोलते वक्त देखने के लिए मुझको मजबूर कर रही थी। सर प्लीज आगे बढ़िए। चेकिंग ऑफिसर ने जब थोड़ा जोर लगा के कहा तो मुझको एहसास हुआ कि मेरा सामान चेक हो चुका था, वरना तो मैं उस काले जैकेट वाली लड़की को देखने में ही डूब गया था। मेरे ख्यालों में जो तस्वीर थी, आज वैसी ही लड़की ठीक मेरे आमने सामने से गुजर गई थी। मैं जब तक अपना कैमरा बैग उठाता, बगल वाले काउंटर से वो लड़की जा चुकी थी। छोटी छोटी तेज आंखें, रेशमी बाल, पहाड़ी सौंदर्य को समेटे वो लड़की जरा सी देर में मेरे मन में एक अजीब सी हलचल मचा के चली गई थी। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। अपना सामान लेके वो काले जैकेट वाली लड़की सीधे चली गई। मन तो कर रहा था कि मैं उसके साथ ही चला जाऊं, लेकिन मुझको अपने बॉस के आने का इंतजार वहीं खड़े होकर करना पड़ा। अरुण जरा बैग उठा लो कि बहुत भारी है, मेरे कंधे में जरा दर्द है, नहीं तो मैं खुद ही उठा लेता। मिस्टर अरोड़ा ने लाल रंग का बड़ा सा बैग धप से जमीन पर रखते हुए कहा। जी तो चाह रहा था मैं कह दूं कि फोटोग्राफर हूं, कोई हम्माल नहीं हूं, लेकिन नई नई नौकरी हो तो हम्माली तो क्या कुछ भी करना पड़ता है। गुस्से को अंदर ही दबा के मैंने चेहरे पे आधा किलोमीटर की मुस्कुराहट बिखेरी और बैग उठा लिया। सामने जाते हुए मेरी नजरें अभी भी उसी को ढूंढ रही थीं। अरुण तुम चलो जरा, मैं होके आता हूं। बॉस ने वॉशरूम की ओर जाने का इशारा किया और दाईं तरफ मेन लगे बोर्ड की ओर चल दिए। बिना बॉस के वो एयरबस तक जाने की यात्रा कितनी सुखद लग रही थी। लद्दाख की यात्रा में 3-4 दिन मिस्टर अरोड़ा के साथ गुजारने होंगे, ये सोच के दिमाग गर्म हो जाता था। प्लेन की सीढ़ियां उठते ही नीले सफ़ेद रंग की साड़ी पहने थोड़ी सांवली सजी धजी एयर होस्टेस ने मेरा बोर्डिंग पास देख के हौले से कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर अरुण, हैप्पी जर्नी। एयर होस्टेस का इस प्रेम भाव से ग्रीट करना थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन हैप्पी जर्नी कहते ही मुझको अपने बॉस यानी मिस्टर अरोड़ा का भारी चेहरा फिर से याद आ गया। बॉस का भारी चेहरा मन में और भारी बैग कंधे पे लटकाए मैं कुछ भारी मन से अपनी सीट की तरफ चल दिया। अपनी सीट के पास पहुंच के मैंने जो देखा, आप उस पर शायद यकीन ना करें, मुझे भी नहीं हुआ, लेकिन यह सच था। मेरी बगल वाली विंडो सीट पे वही काले जैकेट वाली लड़की बैठी हुई थी। दिल तो कहा कि पूछ लूं कि तुम वही हो जिसको मैंने चेक इन काउंटर पे देखा था? क्या वाकई में तुम वही हो जिसको मैंने कॉरिडोर में दूर तक जाते देखा था?
अगर तुम वही हो तो बहुत अच्छी हो। मैंने सामान रखा और बहुत तमीज से अपनी सीट यानी उस लड़की की बगल वाली सीट पे बैठ गया। मैंने खुद को यकीन दिलाया, अरुण ये तुम ही हो और तुम्हारे बगल वाली सीट पे और कोई नहीं, एक सुंदर लड़की ही है। तुम्हारी 28 साल की जिंदगी की यात्राओं में जो कभी नहीं हुआ वो आज होने जा रहा है। मैंने महसूस किया कि मेरी टूटी फूटी रूखी सूखी जिंदगी अचानक हरी भरी लगने लगी थी। मैंने बैग ठीक से तो रखा है ना? पीछे से बॉस की भारी आवाज मेरे कानों में टकराई, पर हर बार की तरह इस बार बॉस की आवाज से मुझको इरिटेशन नहीं हुआ। अगर मूड अच्छा हो तो शायद सारी चीजें अच्छी ही लगती हैं। ये भी अच्छा था कि बॉस की सीट मेरी सीट से थोड़ा पीछे थी। अरोड़ा साहब ने अपनी सीट पर जाते वक्त एक नजर उस लड़की पर डाली, फिर मुझको घूरते हुए चले गए। अब तक मैं कई बार उस लड़की की तरफ देख चुका था, इस उम्मीद से कि नजरें मिलें तो मुस्कुरा के बात करने की पहल की जाए। पर 15-20 मिनट तक यूं ही बैठे रहने के बाद भी जब उस तरफ से कोई जुम्बिश न हुई तो मैंने बैग में रखा अपना लंबा सा लेंस वाला कैमरा निकाल लिया, क्योंकि फिल्मों में देख रखा था कि हाथों में प्रोफेशनल कैमरा देख के लड़कियां अक्सर पूछ लेती हैं कि आप फोटोग्राफर हैं। इसी उम्मीद से अपने कैमरे से पहले से खींची हुई फोटो देखने लगा। मुझको इंतजार था उस बगल वाली सीट से आने वाली मीठी सी आवाज का। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। खट्टी मीठी उम्मीदों के साथ प्लेन रनवे पे धीरे धीरे खिसकने लगा। मैं नजरें बचा के कभी कभी उसको देख लेता, लेकिन उसकी नजरें विंडो के बाहर ही गड़ी रहीं, जैसे किसी खोए हुए की तलाश में हो। टेक ऑफ करते वक्त उसने जोर से सीट के हत्थे को थाम लिया। डरी सी लग रही थी। उसको यह एहसास ही नहीं हुआ कि उसने सीट के हत्थे पे पहले से मौजूद मेरे हाथ को अपने रुई जैसे हाथ से पकड़ रखा है। प्लेन जब बादलों की चादरों को पार करके समतल उड़ने लगा और पायलट ने भी सीट बेल्ट खोलने का आदेश दे दिया तो मैंने ही हौले से उससे कहा, एक्सक्यूज मी। मेरी आवाज सुन के वो चौंक सी गई, जैसे उसको इस बात का एहसास ही ना हो कि उसके बगल में कोई बैठा भी है। ओह आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी कह के उसने अपना हाथ खींच लिया और अपनी उंगलियां टटोलने लगी, जैसे पता कर रही हो कि सब कुछ सलामत तो है। सॉरी सॉरी ही सही, कम से कम उसकी आवाज तो सुनाई दी थी मुझे। आप ठीक तो हैं? मैंने बात छेड़ी। जी हाँ, मुख्तसर सा जवाब देके वो फिर से एक खिड़की की तरफ मुंह करके बैठ गई। मैंने भी झांका। बादलों के सिवाय कुछ भी तो नहीं दिख रहा था। दूर पहाड़ों की चोटियों पे जमी बर्फ जरूर नजर आ रही थी। नीले साफ आसमान और सफेद बादलों को देख के मुझे लगा जैसे मानो सारी दुनिया इन्हीं दो रंगों की बनी हो। तकरीबन 20-25 मिनट तक मैं अपने कैमरे की तस्वीरें देखता रहा और वो बाहर बादलों की बनती बिगड़ती सूरत को घूरती रही। अपने कैमरे में कई बार देख चुका था इन तस्वीरों को। बोरियत तो पहले से हो रही थी, फिर भी इसी उम्मीद में कैमरा खोल के बैठा रहा कि वो अब देखे, अब पूछे। लेकिन जल्दी ये समझ आ गया कि ये कोई फिल्म नहीं है और ना ही मैं कोई हीरो हूं। हाँ, ये बात अलग थी कि वो लड़की मेरे लिए हीरोइन से कम नहीं थी। मैंने अपना कैमरा वापस रख दिया और बिना किसी उम्मीद के आराम से बैठ गया। मन में हरी भरी हो चुकी किस्मत का ख्याल अचानक से सूख गया। सर, आप क्या खाना पसंद करेंगे, वेज और नॉन वेज? नाश्ता बांटने आई एयर होस्टेस ने मुझसे पूछा। वेज, मैंने जवाब दिया। एयर होस्टेस के 2 बार पूछते पे उस लड़की ने नो थैंक्स का मुख्तसर सा जवाब दिया और फिर खिड़की से झांकने लगी। इस बार जब नजरें मुझसे मिली तो मैंने उसकी आंखों में आंसू तैरते देखे। ऐसी उम्मीद तो नहीं की थी मैंने। एक्सक्यूज मी कह के वो आस्तीनों से आंसू पोंछती हुई वॉशरूम की तरफ चली गई। उसकी आंखों में उमड़ रहे आंसू को देखकर पता नहीं मेरे मन में ख्यालों ने कैसी करवट बदल दी। चेक इन डेस्क पर उसको देखकर उससे बात करने, दोस्ती करने, या शायद ये शब्द वाहियात है, पर उसका दिल जीतने जैसा विचार उसके आंसुओं के साथ ही लुढ़क के कहीं गिर पड़ा। खिड़की के बाहर घुमड़ते बादलों और उसकी खाली सीट को तकरीबन 2 मिनट तक देखते रहने के बाद मेरा मन न जाने क्यों दुखी हो उठा। कोई जान पहचान तो थी नहीं, लेकिन मैं जानना चाहता था कि उसके आंसुओं का सबब क्या है। कोई बात किए बिना ही जैसे उससे मेरा कोई रिश्ता बन गया था। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में,
सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। थोड़ी देर बाद जब वो लौट के आई तो मैंने मुस्कुराते हुए अपने दोनों पैर सिकोड़ लिए और उसके लिए सीट तक जाने की जगह बनाई। पहली बार बदले में मुस्कुरा के उसने थैंक्स कहा और अपनी सीट पे बैठ गई। खाली बेजान सी दिखने वाली सीट में भी कैसे जान आ गई थी। आप फोटोग्राफर हैं? सीट पे बैठते ही उसने मुझसे पूछा। मुझको लगा जैसे मेरे मन का वहम है, लेकिन जब उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा जवाब की तलाश में कुछ सेकंड तक मुझको देखता रहा तो मुझको यकीन करना ही पड़ा। जी, मैं एक इंग्लिश मैगजीन में फोटोग्राफर हूँ। यहाँ पे आए एवलांच की रिपोर्टिंग के सिलसिले में ले जाना पड़ रहा है। मैंने बड़ी शालीनता से जवाब दिया। मैं आपका कैमरा देख के ही समझ गई थी। ये कह के वो फिर खिड़की से बाहर झांकने लगी। ये लड़कियां भी कमाल होती हैं। कितना भी गम हो, पानी से चेहरा धो के एकदम फ्रेश हो जाती हैं, जैसे आंखों में आंसू कभी थे ही नहीं। मैं काफी देर से देख रहा हूँ, आप बादलों को देखे जा रही हैं। ऐसा क्या है इन बादलों में? सब एक जैसा ही तो नजर आता है। कुछ नहीं, उसने कहा। मुझे लगा बादलों में कुछ ढूंढ रही हैं। मैंने मजाक करने के लहजे में कहा। नहीं, कुछ ढूंढ नहीं रही हूं, पर सोच रही हूं कि अगर कोई इन बादलों में खो जाए तो उसको कैसे ढूंढेंगे। उसका जवाब कुछ पलों के लिए मुझको खामोश कर गया, लेकिन जब मुझको खामोश देख के वो हंसी तो मैं भी हंस दिया। तकरीबन घंटा भर साथ रहने के बाद ये पहला मौका था जब वो और मैं, यानी हम दोनों, खामोशी तोड़ के हंसे थे। हाय, आई एम अरुण। हंसते हुए मैंने अपना परिचय दिया। उसने चेहरे से अपने बालों को कानों के पीछे ले जाते हुए अपना नाम बताया, डोलमा। आपका घर है यहाँ लद्दाख में? मैंने अनुमान लगा के पूछा था। घर तो नहीं, पर था, सब कुछ तो वहीं पे था। डोलमा की आंखों में जवाब देते देते कुछ पुरानी यादें तैर गईं। फिर कुछ सोचते हुए बोली, हमारी फैमिली 7 साल पहले याद शहर शिफ्ट हो गई थी। पापा की सरकारी नौकरी है ना। तो आप क्या अपना पुराना घर देखने जा रही हैं? मेरे सवाल पे डोलमा ने हाँ में सर हिलाया और कुछ मंत्र सा पढ़ने लगी। शायद किसी के लिए दुआ मांग रही थी। मैं उसके मासूम से चेहरे पर होंठों को हिलते हुए देख रहा था। अभी कुछ मिनट ही बीते थे कि प्लेन असामान्य ढंग से हिलने लगा। थोड़ी देर में पायलट ने सीट बेल्ट बांधने का आदेश देते हुए बताया कि लद्दाख का मौसम बहुत खराब है। पायलट ने फिर घोषणा की कि मौसम खराब होने की वजह से हम लेह में नहीं उतर सकते, इसलिए हम जम्मू में उतरेंगे। आपको हो रही असुविधा के लिए हमको खेद है। लेह में कई बार लैंडिंग की कोशिश कर चुके पायलट को आखिरकार प्लेन को लेह से 300 किलोमीटर दूर जम्मू में उतारना पड़ा। इस बार डोलमा का हाथ मेरे हाथ के नीचे था और यह बात वो अच्छी तरह से जानती थी। पायलट ने फिर ऐलान किया, हम कुछ देर यहाँ रुकेंगे और इंतजार करेंगे। अगर वेदर सही हो गया तो हम फिर से लेह के लिए उड़ान भरेंगे। यात्रियों से निवेदन है कि कृपया शांति बनाए रखें। प्लेन में तरह तरह की बातें शुरू हो गईं। मैंने देखा डोलमा अब भी खिड़की से बाहर झांक रही थी और उसके होंठ अभी भी किसी की दुआओं के लिए हिल रहे थे। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। तकरीबन 45 मिनट प्लेन में कैदियों की तरह बैठे रहने के बाद पायलट ने बताया कि प्लेन वापस याद शहर जाएगा। जो लोग वापस जाना चाहते हैं उनको कल परसों जब भी पॉसिबल होगा फ्लाइट दे दी जाएगी, और जो लोग यहाँ जम्मू में उतर रहे हैं उनका पूरा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। ये अच्छा फंसा दिया इन लोगों ने। हमें तो कुछ भी करके कल पहुंचना है, वरना मुश्किल हो जाएगी। आज मौसम खराब रहा, कल की फ्लाइट का भरोसा नहीं कर सकते अरुण। हम बाय रोड जाएंगे। मिस्टर अरोड़ा ने मेरे पास आके कहा और आगे बढ़ गए उतरने के लिए। मेरे बॉस हैं मिस्टर अरोड़ा, मैंने डोलमा को बताया। आप यहाँ उतर रहे हैं? जी हाँ, सुना नहीं, बॉस का हुक्म है। शायद कल अर्जेंट पहुंचना ही होगा। मेरा जवाब सुन के वो कुछ सोच में पड़ गई। मैंने अपना सामान उठाया, देखा तो वो भी अपना बैग निकाल रही थी। कुछ लोगों को छोड़ के ज्यादातर लोग जम्मू में ही उतर गए। काउंटर से पैसे रिफंड कराते कराते शाम के 7 बज गए थे। बॉस पता नहीं किससे फोन पे देर तक बतियाते रहे और मुझको डोलमा से बातें करता देख के घूरते रहे। फोन रखते उन्होंने मुझको इशारे से बुलाया और दबी आवाज में बोले, ये किसको पीछे लगा रखा है तुमने, जानते हो उसको? मैंने एक नजर डोलमा पे डाली
वो अपना बैग थामे मुझको ही देख रही थी। सर, ये तो ऐसे ही सफ़र में दोस्ती होगी, वरना मैं जानता नहीं हूँ। पर मैं जानता हूँ, ऐसी लड़कियों से तुम दूर ही रहो, बेहतर है अरुण। तुम कुछ खाने पीने का सामान यहीं से खरीद लो, मैं लेह तक कैब का पता करता हूँ। यह कह के मिस्टर अरोड़ा फिर फ़ोन पे बिजी हो गए। उनका इस तरह बात करना मुझको थोड़ा बुरा लगा। क्या हुआ? डॉल्मा के पास पहुंचा तो उसने पूछा। कुछ नहीं, वो बॉस कुछ बता रहे थे। मैं असल बात छिपा गया था। तुम लोगों ने जाने का कुछ तय किया? डॉल्मा ने पूछा। हाँ, शायद बॉस कार का इंतज़ाम करने में लगे हैं। देखिए, आपकी तरह मुझे भी अर्जेंटली पहुंचना है। अगर आप बुरा न माने तो मैं आपके साथ, मेरा मतलब है आप जा रहे हैं तो मैं भी। डॉल्मा ने अपनी बात अधूरी ही छोड़ दी। मैं मना नहीं कर पाया, मानो मुझको बॉस की बात का जरा भी असर न हुआ हो। मेरे मुंह से हाँ सुन के डॉल्मा के चेहरे का तनाव गायब हो गया। मैं खाने पीने के लिए कुछ खरीद लेता हूँ, शायद रास्ते में रुक नहीं पाएंगे। मैं सामने से फूड काउंटर से कुछ खरीदने के लिए बढ़ गया। पीछे से डॉल्मा ने मुस्कुराते हुए टोका, अरुण मेरे लिए भी बर्गर ले लेना। कैसा अधिकार सा था उसकी आवाज में। मेरे मन में एक बार बॉस की बात चमकी थी, पर ज्यादा देर टिक नहीं पाई। अभी मैं और डॉल्मा खड़े खड़े बातें कर ही रहे थे कि मिस्टर अरोड़ा ने आके कहा, अरुण मैंने काफ़ी कोशिश कर ली है, कोई भी टैक्सी वाला रात को जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, और शायद रात को मैं भी पहाड़ी रास्ते का सफ़र नहीं करना चाहता। अब हम रात यहीं होटल में रुक के सुबह निकलेंगे। पर आपने तो कहा था अर्जेंट है, आप रात को ही निकलेंगे, वरना मैं किसी और के साथ निकल जाती। डॉल्मा ने सीधे बॉस से ही पूछ लिया। उससे चिढ़े बैठे बॉस ने तुनक के जवाब दिया, मैडम मैं रात को पहाड़ी रास्ते का जोखिम नहीं ले सकता। अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप निकल जाइए, अभी बहुत से लोग जा रहे होंगे। ये कह के मिस्टर अरोड़ा वहां से चले गए। डॉल्मा उनको और मैं डॉल्मा को देखता रहा। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मैंने तेजी से कदम बढ़ा के मिस्टर अरोड़ा को पकड़ा। सर, पर मैंने इस लड़की को अपने साथ चलने को कह दिया था। मैं जानता था तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है अरुण, इसीलिए मैंने सुबह जाने का फैसला किया ताकि तुम्हारा पीछा इस लड़की से छूट सके। अरे तुम इन पहाड़ियों को नहीं जानते, मैं बहुत भुगत चुका हूं। बॉस की बातें सुन के मेरा तो दिमाग खराब हो गया था। कोई किसी के बारे में ऐसे कैसे सोच सकता है? मैंने पलट के देखा तो डॉल्मा अपना बैग लटकाए जाती हुई दिखी। शायद उसने मिस्टर अरोड़ा की बात सुन ली थी। मुझे बुरा तो बहुत लगा, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया। बहुत दूर तक उसको जाते हुए देखता रहा। होटल के कमरे में मिस्टर अरोड़ा ने मुझको बताया कि उनकी पहली गर्लफ्रेंड भी यहीं की थी। कई साल चले उनके अफेयर के बाद वो उनको छोड़ के चली गई थी। उनकी बातें सुन के मुझे दुख तो हुआ, लेकिन यहाँ की सब लड़कियों को एक ही चश्मे से देखने की बात चुभती रही। सारी रात मुझको नींद नहीं आई। डॉल्मा का मुरझाया हुआ चेहरा दिखता रहा। खैर, अगली सुबह हम जल्दी निकल गए और 10 घंटे की लंबी पहाड़ों की घुमावदार यात्रा करके आखिरकार लेह पहुंच गए। शाम के 4 बजे होंगे। लेह के होटल ताशी डेलेक में अपना सामान रख के मिस्टर अरोड़ा ने कहा, अरुण अभी तो दिन बाकी है, हम अस्पताल चलते हैं, उस आदमी का इंटरव्यू ले लेते हैं जो इस लैंडस्लाइड में अकेला बचा है। ढलती शाम का हाथ पकड़ के मैं उनके साथ हो लिया। अस्पताल ज्यादा दूर नहीं था, हम जल्दी पहुंच गए। अस्पताल में थोड़ी पूछताछ करने के बाद बेड नंबर 5 पे लेटे उस मरीज से मुलाकात हो गई। कोई 50-55 साल का अधेड़ था। उसके दोनों हाथ काटने पड़े थे डॉक्टरों को। इससे तो अच्छा होता मैं मर ही जाता सर। मेरा इकलौता बेटा तो भगवान ने पहले ही छीन लिया था, अब हाथ भी छीन लिए। बुजुर्ग कराहते हुए धीरे धीरे बोलता रहा। तो आपकी देखभाल करने वाला आप कौन है? मिस्टर अरोड़ा का सवाल सुन के उस बुजुर्ग की आंखों में आंसू भर आए। मेरी पत्नी तो बहुत बीमार रहती है, बच्ची है, कह के वो चुप हो गया। उसकी नजरें वार्ड में इधर उधर किसी को तलाशने लगी। अभी तो आप कह रहे थे आपका एक ही बेटा है। मिस्टर अरोड़ा इससे पहले कुछ और पूछ पाते, पीछे से आई एक आवाज ने उनको रोक दिया। अंकल, आपको डॉक्टर ने ज्यादा बोलने से मना किया है। मिस्टर अरोड़ा ने देखा तो जैसे झटका लग गया। लगा तो मुझको भी था। अपने हाथों में जूस का ग्लास लिए हुए डॉल्मा खड़ी थी। डॉल्मा अरुण को देख के मुस्कुराई और उस बुजुर्ग को जूस पिला के चली गई। ये आपकी बेटी है? बॉस ने बुजुर्ग से पूछा। अब आप जो भी समझे, मेरे बेटे को बहुत चाहती थी, मैंने ही शादी नहीं होने दी। अब देखो,
यही आई है मेरी सेवा करने। भगवान मेरी बच्ची को खुश रखे। उस बुजुर्ग की बातें सुनकर मिस्टर अरोड़ा का सर शर्म से झुक गया। मैंने अपना कैमरा मिस्टर अरोड़ा को पकड़ाया और तेज कदमों से डोल्मा की ओर चल दिया। डोल्मा! सारा हॉल मेरी आवाज से गूंज पड़ा था। बुजुर्ग आश्चर्य से मुझको देखता रहा। मेरा ख्याल आज मेरे सामने खड़ा था और अब मैं उससे अपने मन की बात कहने जा रहा था। बस इतनी सी थी ये कहानी।